अ, नमस्ते। आज हम लोग वेंकट मक्खी के 72 मेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 72 मेल क्या है, उससे जानने से पूर्व हम मेल पद्धति क्या है और मेल पद्धति किस तरीके से परिवर्तित होते होते थाट राग वर्गीकरण या थाट राग पद्धति तक आया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे कि मध्य युग में रागों को वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके थे, उनमें से मेल पद्धति भी एक पद्धति है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रागों को वर्गीकृत किया जाता है। मेल शब्द या मेल पद्धति के जनक हम किसको बोलते हैं? माधवाचार्य विद्यारण्य को, जिन्होंने सन 1336 में एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम क्या था? संगीत सार। ठीक है, संगीत सार ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम मेल पद्धति को क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। उस समय पे इनके कितने मेल थे? 15 मेल थे, और उस समय पे प्राप्त 50 रागों को इन्होंने, है ना, क्या किया, वर्गीकृत किया। इसलिए मेल पद्धति के जनक हम किसको बोलते हैं? माधवाचार्य विद्यारण्य को, है ना। अब यहाँ पे ये है कि जो माधवाचार्य विद्यारण्य है वो मुख्य रूप से कहाँ के मंत्री थे? विजयनगर के मंत्री थे, है ना। अब हमारे यहाँ क्या है ना कि कोई एक चीज हमारे ग्रंथकारों को अच्छा लगता है तो उस चीजों का वो लोग, है ना, अपने ग्रंथों में भी उनका क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं, है ना। तो मेल पद्धति उस समय पे नया थी, तो हमारे आने वाले जो, है ना, उनके बाद में आने वाले जो ग्रंथकार हैं, वेंकट मक्खी हैं, लोचन है, हृदय नारायण देव हैं, है ना, भातखंडे है ना, जितने भी ये ग्रंथकार हैं, इन्होंने मेल पद्धति को क्या किया है, एक्सप्लेन किया अपने ग्रंथों में, है ना। भले ही आज हमें माधवाचार्य विद्यारण्य का जो संगीत सार ग्रंथ है वो प्राप्त नहीं होता, लेकिन इनके ये, है ना, ग्रंथों में इनका रेफरेंस मिलता है, इसलिए हम माधवाचार्य विद्यारण्य को क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये जो मेल जो है, मेल के लिए हमें, है ना, मेल राग वर्गीकरण है, इसके लिए हमें अनेक, है ना, और अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे थाट राग वर्गीकरण, है ना, संस्थान वर्गीकरण, मुकाम वर्गीकरण, हम जो भी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हाँ, सोमनाथ ने किया। सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कब लिखा था? कब लिखा था? सन 1609 में लिखा था, है ना। फिर उसके बाद में संस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? लोचन ने किया, है ना। फिर क्या हुआ, उस समय मध्य युग में क्या हो रहा, मध्य युग में राग रागिनी वर्गीकरण का ज्यादा प्रचलन में था, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, राग रागिनी वर्गीकरण का, है ना, क्या हो रहा था, समय जा रहा था, और किसका समय आ रहा था? मेल राग वर्गीकरण का समय आ रहा था, है ना। तो वेंकट मक्खी ने सन 1635 में एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? चतुर्दंडी प्रकाशिका। उस ग्रंथ में इन्होंने 72 मेलों का उल्लेख किया है, और उन 72 मेलों में से सहजता के लिए उन्होंने कितने मेलों को स्वीकार किया? 19 मेलों को स्वीकार किया, है ना। और उस समय पे प्राप्त जो राग थे, है ना, उन रागों को वेंकट मक्खी ने 19 मेलों के अंतर्गत वर्गीकृत किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पूरे पूरे जो 72 मेल है ना, वो हमको याद करने में क्या होगा, कठिनाई होगा, है ना। तो वेंकट मक्खी का ग्रंथ का नाम क्या है? चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में कितने अध्याय है? 10 अध्याय है ना। सबसे पहले वीणा प्रकरण, फिर स्वर श्रुति प्रकरण, फिर स्वर प्रकरण, फिर मेल प्रकरण, राग प्रकरण, आलाप प्रकरण, ठाय प्रकरण, गीत प्रकरण, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ क्या क्या है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है वीणा प्रकरण, श्रुति प्रकरण, स्वर प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण, आलाप प्रकरण, ठाय प्रकरण, गीत प्रकरण, प्रबंध प्रकरण और ताल प्रकरण, है ना। उनमें से जो चौथा प्रकरण का नाम क्या है? मेल प्रकरण। तो मेल प्रकरण में ही वेंकट मक्खी ने 72 मेलों का क्या किया है? वर्णन किया। तो वेंकट मक्खी ने उन 72 मेल को किस तरीके से बनाए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा, है ना, आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इन्होंने री या गी ऐसे शब्दों का यूज किया है। हम सहजता के लिए हम स्वरों की दृष्टि से देखते हैं, है ना, तीव्र स्वरों के प्रयोग से किस तरीके से बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
वेंकट मक्खी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने चक्रों का यूज किया है? 12 चक्रों का यूज किया है ना। अब वो जो 12 चक्र हैं वो 6 शुद्ध मध्यम के हैं और 6 किसके हैं? तीव्र मध्यम के हैं, है ना। आपको कभी कभी क्या है ना, हमारे यहाँ जो चक्र शब्द का प्रयोग है ना, संगीत में 2 अर्थों में किया जाता है, जो आपको पता होगा। एक हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र है, और जो वेंकट मक्खी जिस चक्र की बात कर रहे हैं वो स्वरावली जो है ना, पूर्वार्ध में कितने स्वर है? 4, और उत्तरार्ध में कितने स्वर है? 4। वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के 4 + 4 कितने स्वर हो गए? 8। तो वो 8 स्वरों के समुदाय को वेंकट मक्खी क्या बोल रहे हैं? चक्र बोल रहे हैं, जो कितने हैं? 12 हैं। तो यहाँ पे है ना, हमारे पास देखो शुद्ध विकृत कितने स्वर है? 12 स्वर है। क्या क्या? सा, है ना, रे, फिर ग, म, है ना, फिर उसके बाद में प, ध, नी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक अगर ये तो रे का है ना दूसरा रूप है, ग का दूसरा रूप है ना। तो अगर सा, रे, ग, म, प, ध, नी करेंगे तो कितना स्वर हो रहा है? 7 स्वर हो रहा है। तो अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 3.5। तो किसी स्वर को आधा तो हम नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कर देते हैं? अष्टक बना देते हैं, है ना। क्या कर दिया हमने? सारसा को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो अगर हम क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ रहा है? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो जो अब यहाँ पे क्या होगा, जो 4 स्वर है उसको हम क्या बोलेंगे? आगे की स्वर जो है, अगर देखो कि मध्यम से इधर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इधर होगा तो हाँ पूर्वार्ध बोलेंगे, और इधर को क्या बोलेंगे हम? उत्तरार्ध बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ शुद्ध स्वरों को सबसे पहले स्थापित किया जाता है, हमारा शुद्ध सप्तक क्या है? बिलावल है। लेकिन कर्नाटक संगीत में शुद्ध सप्तक को क्या कहा जाता है? मुखारी कहा जाता है, या कनकांगी कहा जाता है, या सैंधव कहा जाता है ना। वेंकट मक्खी ने शुद्ध सप्तक को क्या कहा है? मुखारी कहा है। तो सबसे पहले मुखारी के स्वरों को क्या करते हैं? वो स्थापित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो क्या होगा? पूर्वार्ध, और ये क्या होगा? उत्तरार्ध होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूर्वार्ध में क्या है? सा, रे, फिर ग, और सा, रे, फिर म, है ना। तो 1 2 3 4 रे क्या है? यहाँ पे कोमल है, और रे के 2 रूपों का यूज हो रहा है। तो उत्तरार्ध में क्या होगा? ध के 2 रूपों का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प, कोमल ध, शुद्ध ध, और ये क्या है? पहला चक्र है ना। इस चक्र का नाम क्या है? चक्र का नाम इंदु होगा। थाट का नाम क्या है? मुखारी होगा। ठीक है। दूसरा जो चक्र है क्या होगा? सा, फिर कोमल रे, फिर कोमल ग, फिर म, फिर उसके बाद में प, फिर उसके बाद में कोमल ध, कोमल नी, सा। ठीक है। थाट का नाम क्या है? ये भैरवी है, और चक्र का नाम क्या है? नेत्र है। ठीक है। तीसरा क्या होगा? सा, फिर रे, ग शुद्ध है, रे कोमल है, तो इधर ध कोमल और नी शुद्ध आएगा। क्या होगा? प, ध, नी और सा। थाट क्या है? भैरव है ना। और फिर ये चक्र कौन सा है? अग्नि है। ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा क्या बनेगा? सा, फिर रे, ग कोमल, म, प, ध शुद्ध, नी कोमल, सा। ठीक है। हाँ, नी कोमल। ठीक है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर नी कोमल हो रहा है, ग कोमल हो रहा है, तो थाट कौन सा है? काफी। और चक्र कौन सा है? वेद। ठीक है। जो पांचवा फिर जो थाट है वो क्या है? सा, रे, फिर ग, म, प, ध, नी और सा। संपूर्ण स्वर शुद्ध है, जो हमारा बिलावल है ना। ये चक्र कौन सा होगा? बाण होगा, है ना। छठा क्या बनेगा? सा, कोमल ग, शुद्ध ग, म, और फिर क्या आ जाएगा? प, फिर उसके बाद में कोमल नी, शुद्ध नी
और सा। सा। ठीक है, इस थाट का नाम क्या है? नाट है। ठीक है, और चक्र का नाम क्या हो जाएगा? ये ऋतु हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कितने 6 चक्र इधर हैं और 6 मतलब 6 चक्र है ना। तो इसमें देखो पूर्वार्ध में 6 स्वरावली हैं और उत्तरार्ध में क्या है? 6 स्वरावली। तो इनको क्या करेंगे, हर एक को एक से यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टी या इनका स्वरावली बनाएंगे। तो है ना, क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो रहा है? 36। ठीक है, और ये क्या है? शुद्ध मध्यम से बन रहे हैं। और फिर अगर हमने इनको क्या कर दिया? तीव्र मध्यम कर दिया, तो 6 इंटू 6 कितने बनेंगे? 36। ये क्या है? तीव्र मध्यम से। तो 36 प्लस 36 क्या हो गया? 72 मेल। इसी को ही क्या कहा जाता है? वेंकट मक्खी के 72 मेल। उन 72 मेल में से सहजता के लिए क्या किया वेंकट मक्खी ने? 19 मेलों को क्या किया? स्वीकार किया।